Good afternoon, good evening, a very good evening to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Milind Rao sir, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Mahesh Chandra sir, हमारे मोस्ट सीनियर एंड रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर, डॉक्टर दिलीप जानी सर, डॉक्टर एम बी महादिक सर, डॉक्टर एस आनंद सर, डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर और हमारे सभी रिस्पेक्टेड आईएचएफ फैमिली मेंबर्स। तो सबसे पहले आ, हमारे पंजाब में बैसाखी का फेस्टिवल है, तो आप सभी को बैसाखी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर मनीषा पटेल मैम ने अपना एक केस प्रेजेंट किया है, तो उसी केस को लेकर हम आज की ये वीसी करने वाले हैं। तो केस इस तरह से है। कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो पेशेंट के साथ मैम ने शेयर किया है। हेलो, बोलो क्या हो रहा है। तो पेशेंट, मेरे को बाइट पानी ज्यादा आ रहा है, मतलब बाइट डिस्चार्ज ज्यादा हो रहा है। कब से हो रहा है? तो पेशेंट ने बताया 10 दिन हो गए, ज्यादा हो रहा है। बाइट डिस्चार्ज मतलब ज्यादा ही हो रहा है, ब्लीडिंग की तरह। एक बर्निंग बहुत ज्यादा हो रही है। नीचे पेट भी दर्द कर रहा है, जैसे कर्ड जमता है वैसे जम जाता है, मतलब जैसे दही जमता है, दही जैसा उसका लुक है। तो कोई ट्रीटमेंट लिया क्या आपने? तो पेशेंट ने बताया नहीं, मैंने कुछ ट्रीटमेंट नहीं लिया, अभी कहीं नहीं बताया मैंने। तो आगे मैम ने क्वेश्चन किया क्यों ट्रीटमेंट नहीं लिया जब ज्यादा हो रहा है? तो पेशेंट ने बताया नहीं बताया, एक दो बार पहले भी हुआ है कि हो जाएगा ठीक, इसलिए मैंने बताया नहीं। पहले भी प्रॉब्लम हुई है, तो एक ऑइंटमेंट जो है वो लेके आते हैं, वो उसको यूज करते हैं तो ठीक हो जाता है, लेकिन जैसे ही लगाना बंद करते हैं तो फिर से हो जाता है। तो फिर मैम ने क्वेश्चन किया कि अभी आपको मेडिसिन लेने का माइंड में क्यों आया कि आपको अभी मेडिसिन लेना चाहिए? तो पेशेंट बोला क्या जी, मतलब उसको क्वेश्चन समझ नहीं आया। तो मैम ने फिर से बोला कि अभी मेडिसिन लेने का माइंड में क्यों आया? तो फिर अटेंडेंट बोलता है कि अभी प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है। उसके बाद पेशेंट बोलता है अभी प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, मतलब अभी बर्निंग बहुत ज्यादा हो रही है, बाथरूम भी नहीं कर सकती मैं। तो फिर मैम ने बोला अभी 10 दिन में तो कुछ नहीं लिया ना? तो पेशेंट ने बोला नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं लिया, मैं देख रही थी कि हो जाएगा ठीक, बट अभी ज्यादा हो गया इसलिए। तो फिर मैम ने क्वेश्चन किया कि और क्या दिक्कत हो रही है? तो फिर से अटेंडेंट बोलता है अभी बाइट डिस्चार्ज जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। तो उसके बाद फिर पेशेंट बोलता है यस, बाइट डिस्चार्ज बहुत ज्यादा हो रहा है और जलन बहुत ज्यादा हो रही है। तो इसके बाद मैम ने क्वेश्चन किया तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा या ठीक नहीं होगा, ऐसा कोई फियर है? तो मरीज बोला हाँ, जलन बहुत ज्यादा होती है, देखो मैं तो काम भी नहीं कर सकती, जलन के चलते बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो मैम ने क्वेश्चन किया क्या काम करते हो? तो पेशेंट ने कहा यही घर का काम, और तो कुछ काम है नहीं। तो फिर उसकी एज के बारे में पूछा, तो फिर से पेशेंट ने बोला कि क्या? तो मैम ने क्वेश्चन रिपीट किया कि एज क्या है आपकी? तो पेशेंट ने बोला 29 ईयर्स ओल्ड मेरी एज है। तो फिर मैम ने पूछा कि बच्चे हैं क्या? तो पेशेंट ने बोला हाँ, एक डॉटर है। तो उसके बाद मैम ने क्वेश्चन किया कि पीरियड रेगुलर आते हैं क्या? तो पेशेंट ने बोला यस, मेरे पीरियड जो हैं वो टाइम पर आते हैं। तो उसके बाद मैम ने बोला कि ओके, मैं मेडिसिन सेंड करूंगी, मेडिकल शॉप से ले लेना। तो पेशेंट बोला ठीक है मैम, आप परमानेंट लेनी पड़ेगी क्या? तो मैम ने क्वेश्चन किया परमानेंट मतलब? तो पेशेंट ने बोला कि इलाज मतलब ठीक हो जाएगा ना? तो मैम ने बोला यस यस, हाँ हाँ, ठीक हो जाएगा। तो फिर पेशेंट ने बोला कि और खाने पीने में? तो मैम ने बताया कि खाने पीने में अभी कोई प्रिकॉशन ले रहे हो क्या आप?
तो पेशेंट ने बोला नहीं, अभी तो कोई प्रिकॉशन नहीं ले रही, बिकॉज आप मेडिसिन सेंड करोगे तो क्या पता कोई प्रिकॉशन लेना हो। तो उसके बाद मैम ने बोला कि नहीं, कोई प्रिकॉशन नहीं लेना है, कोई यूरिन टेस्ट वगैरह भी नहीं करवाया है ना आपने। तो पेशेंट बोला नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं करवाया है, मैं कह तो रही हूँ कुछ भी नहीं करवाया अभी तो फिर मैम ने बोला कि मैं मेडिसिन देती हूँ, ठीक हो जाएगा। तो पेशेंट ने बोला ठीक है मैम, ये केस है। तो अभी आप लोग प्लीज शेयर कीजिए आपका एनालिसिस इसको, केस को लेके आपके माइंड में अभी क्या है, बताइए। हेलो। मैंने केस को एक्सप्लेन किया है, सभी को ठीक से समझ आया है ना केस क्या है? बाकी आपने पढ़ा भी होगा, ऑडियो को सुना भी होगा। अगर कोई केस को सर। लेके जी कोई सर। पहले से कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। हेलो। हाँ, प्रणाम सर। जी सर। जी प्रणाम सर। बोलिए सर, बोलिए। जी प्लीज आपका एनालिसिस बताइए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। जी। हाँ प्लीज एनालिसिस बताइए, फिर हम केस को ओपन करते हैं। चलिए ठीक है, कोई ऐड नहीं करना चाहता है तो हम ओपन करते हैं केस को और डिस्क्लोज करते हैं। तो इस केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है जो हम हमारी प्रैक्टिस में बहुत कॉमनली अप्लाई होता है, अगर हम इसको अच्छे से समझ लें और अप्लाई कर पाए। वो है फ्रिवुलस। ठीक है। तो जैसे पेशेंट ने बताया कि अभी मैंने इसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया है, मुझे लगा ये खुद से ठीक हो जाएगा, पहले भी मुझे एक दो बार हुआ है, ठीक है, तो इस बार भी हो जाएगा। तो ये फ्रिवुलस है, इसको आप बहुत अच्छे से समझिए। फ्रिवुलस का मीनिंग जो होता है कि मतलब चीजों को जितनी सीरियसली एक व्यक्ति को लेना चाहिए वो उतनी सीरियसली उनको ना लेके हल्के में लेता है। तो ये है फ्रिवुलस नेचर। ठीक है। तो ये फ्रिवुलस है। तो ये इस केस में सबसे स्ट्रॉन्ग रूब्रिक है, जो एक तरह से हमारा एंट्री पॉइंट इस केस में होना चाहिए। बहुत लोगों ने इंडिफरेंस रिकवरी वगैरह सोच के ओपियम बोला है। तो आप देखिए कि कोई भी पेशेंट जब डॉक्टर के पास आने का डिसीजन लेता है तो वो किस सिचुएशन में लेता है, तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो ओपियम हमारे पास तब आता है जब उसको ऐसा लगता है कि उसकी बीमारी जो है वो उसकी लिमिट को क्रॉस कर रही है, एक्स्ट्रावेगेंस जो उसका फियर है वो जब रोल में आता है, तब वो डॉक्टर के पास आता है। तब उसके अंदर एक तरह की इरिटेशन रहती है कि मेरी बीमारी तो बढ़ते ही जा रही है, बढ़ ही रही है और बढ़ेगी अभी। ठीक है। तब वो उस तरह का रिएक्शन हमको देता है। यहाँ पर वैसा नहीं है। मैम ने पूछा कि आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी,
क्वेश्चन था, अभी मैं भूल गया, कि ऐसा पूछा था कि ये बढ़ जाएगी, हाँ आपकी बीमारी बढ़ जाएगी, ये ठीक नहीं होगी, ऐसा फियर है क्या मन में? तो पेशेंट ने ऐसा कोई फियर बताया नहीं है। ठीक है। और दूसरा क्या है कि जब हम इंडिफरेंट होते हैं किसी चीज को लेके, तो उस टाइम पर हमारा फोकस कहीं दूसरी जगह पर रहता है। हमारे लिए कोई और चीज, कोई और काम ऐसा रहता है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके चलते हम किसी चीज के लिए इंडिफरेंट रहते हैं, हमको ऐसा लगता है कि अभी ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ओपियम के लिए वो चीज उसकी लिमिट को क्रॉस नहीं कर रही है, उसकी बीमारी, तब तक वो इंडिफरेंट बना रहता है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंटेंट रहता है, बहुत ज्यादा ब्लिसफुल रहता है। ठीक है। नॉर्मली जो तकलीफें पेनफुल होती हैं उसको पेन फील नहीं होता है, एक पेनलेसनेस रहती है उसमें। तो उसके चलते ओपियम इंडिफरेंट रहता है। लेकिन यहाँ पर ये इंडिफरेंट नहीं है, यहाँ पर ये फ्रिवुलस है। उसको एक दो बार पहले ऑलरेडी ये प्रॉब्लम हो चुकी है, होके ठीक हो गई है, इसलिए उसको अभी भी लग रहा है कि ये अभी भी ठीक हो जाएगी। ठीक है। लेकिन जब वो ठीक नहीं हुई, तब उसने डिसाइड किया कि मुझे अभी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो सबसे पहला रूब्रिक फ्रिबुलस है। तो अभी बताइए आपका क्या मेडिसिन है, या क्या एनालिसिस अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो बोलिए, वरना हम फिर डिस्क्लोज करते सर हैं। बेलाडोना है सर, प्रणाम सर। जी प्रणाम सर। हाँ बेलाडोना नहीं है सर, मैंने ऑलरेडी ग्रुप में डाला था कि ग्रुप में रेमेडी क्रैक नहीं हुआ है। सिर्फ एक डॉक्टर हैं हमारे, एक पार्टिसिपेंट हैं, एक फैमिली मेंबर हैं जिन्होंने क्रैक किया है। उसके बाद कुछ और डॉक्टर्स ने भी रेमेडी को क्रैक किया है। बेलाडोना क्या रहता है ना सर, बहुत नेव रहता है, बहुत भोला रहता है। ठीक है। तो जी उसका सर। टोन भी वैसा ही रहेगा। वो दिखेगा कि बंदे की मतलब सोच में कोई ज्यादा डीप उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना। वो ज्यादा डीपली चीजों में जाना नहीं चाहता है, बर्डन लेना नहीं चाहता है। वो हमको दिखेगा बेलाडोना में, और उसका नेव नेचर दिखेगा, और उसका टोन भी वैसा ही रहेगा। तो यो इस केस में नहीं है। और लाइट डिजायर में मतलब उसको बहुत लाइट रहना फुल होता है। हल्का नहीं रहता, हाँ, हल्का रहता। जी। सर तो ये मार्क है, बेलाडोना मार्क नहीं है, लेकिन बिकॉज बेलाडोना बहुत ल्यूकोरिया। क्लोज। हाँ बोलिए मैम। सर गुड इवनिंग। सर ये मार्क पेशेंट हो सकती है, वैसे भी ल्यूकोरिया जो है उसका एक्सक्रूरिएटिंग बर्निंग काइंड ऑफ है, तो मर्क में भी एक्सक्रूरिएटिंग एंड बर्निंग काइंड ऑफ ल्यूकोरिया रहता है। प्लस शी हैड लाइक वो जो कंप्लेन्स बता रही है, फ्रिवोलस तो आपने बताया कि फ्रिवोलस भी है, कि उसको जो है तकलीफ वो ज्यादा बर्निंग ही हो रही है, तो उसका बर्निंग उसको कम करना है, तो शी इज इंसिस्टिंग ऑन दैट पॉइंट। तो मुझे सर ये मर्क लगी। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। और एक और रूब्रिक है जो अच्छे से मैं सभी के चार्ट तो नहीं देख पाया कि सबका क्या क्या रूब्रिक है, लेकिन एक और रूब्रिक है, डिलूजन परसिक्यूटेड, ही इज परसिक्यूटेड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है। ठीक है? तो वो परसिक्यूटेड भी फील कर रही है कि उसको अभी ज्यादा दिक्कत हो रहा है, बहुत ज्यादा बर्निंग हो रहा है, वो बाथरूम भी नहीं कर पा रही है, वो काम भी नहीं कर पा रही है। मतलब ये बीमारी जो है, जो लिकोरिया है, बर्निंग है, उसको परसिक्यूट कर रही है, उस लेवल की उसकी सफरिंग है। तो ये एक बहुत कॉमन रूब्रिक है जो हम डेली हमारे क्लिनिक में बहुत कॉमनली अप्लाई होता है। परसिक्यूटेड में इतना ही रहता है कि रह रह के तकलीफ होती है, बीच में उसको पॉज आता है, बीच में ब्रेक आता है। ठीक है। तो मैं ऑलरेडी पहले भी बहुत टाइम पहले ये बता चुका, रिलीजियसली किया जाता था दूसरे रिलीजन के लोगों को कि आप हमारे रिलीजन में आ जाएं, तो उनको परसिक्यूट किया जाता था, लेकिन उनको इतना बुरी तरह भी नहीं किया जाता था कि उनकी डेथ हो जाए। तो ये भी ध्यान रखा जाता था कि इसकी डेथ नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसको बहुत सताया जाता था, बहुत मारा पीटा जाता था कि वो अपना रिलीजन छोड़ के हमारे रिलीजन में आ जाए। तो वो वहां पर बार बार ब्रेक दिया जाता था, पॉज दिया जाता था एक, और फिर कुछ टाइम के बाद आके फिर से परसिक्यूट किया जाता था। तो परसिक्यूटेड फीलिंग में एक तरह का ब्रेक रहता है, रह रह के दिक्कत आती है, रह रह के प्रॉब्लम आती है। तो दूसरा रूब्रिक ये है, डिलूजन परसिक्यूटेड।
तो उसमें ये बिजनेस इनकैपेसिटी फॉर नहीं लिया जा सकता सर? वो कह रही कि हाँ मैं इस बिल्कुल तरह है से सर। काम नहीं कर पा रही हूँ। हाँ बिल्कुल जी। बिजनेस इनकैपेसिटी है, हाँ वो तो सर। क्लियर कट है। उसने क्लियरली बोला है, जी सर। बिजनेस इनकैपेसिटी रूब्रिक बिल्कुल है। जी सर, जी मैं लिया था सर इसको। जी जी, बहुत लोगों ने लिया है, आपने भी लिया है और भी लोगों ने लिया है। तो ये दो रूब्रिक जो बहुत स्ट्राइकिंग है इस केस में, हाँ, दोनों जो लिया था मैंने क्लियरली सर। दिखाई। जी, वेरी नाइस सर। तो हेलो, गुड डिस्क्लोज इवनिंग करें सर। या ऐड करना? हेलो, हेलो। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग सर। काकुलस भी जी तो वेरी गुड। डिस्चार्ज की बहुत अच्छी रेमेडी होती है सर। कॉकुलस। अरे सर कोकोलेस देखिए कितनी माइल्ड पर्सन होती है। नहीं सर, वो देखिए फिजिकल लेवल पे। अभी मैं उनका नाम भूल गया, हाँ। क्या नाम है उनका, मैंने मैसेज भी डाला था कि सर आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, आपकी मतलब ये सब जो आपका एनालिसिस बहुत बढ़िया रहता है और मैं आपका फैन हूँ। वो सच में ऐसा एनालिसिस करते हैं। उन्होंने डाला कि पेशेंट का हाव जो है वो पल्साटिला जैसा नहीं है ना। तो कितनी ब्यूटीफुली उन्होंने इस चीज को, पेशेंट काकुलस की टोन काकुलस को कह सुन रहे हैं के सर। ऑब्जर्व किया है। मैं, काकुलस। आप कॉकुलस कह रहे हैं, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ सर, मेरे बोलने जी। बिल्कुल मेरा समझिए बात को, जो मेरा पॉइंट है सर 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 कि एक्सेक्टली। हमको ये चीज अच्छे से समझना होता है कि जब हम पेशेंट से बात करते हैं, पेशेंट हमारे सामने होता है, तो क्या इम्प्रेशन हमारे ऊपर आता है। अगर हमारा ऑब्जर्वेशन अच्छा है तो वो इम्पैक्ट हमारे ऊपर आएगा, इम्प्रेशन आएगा और अच्छे से हम उसको समझ भी पाएंगे। कॉकुलस बहुत माइल्ड बंदा रहता है, बहुत माइल्ड रहता है। कॉकुलस है, स्टेफी है, कार्सिनोसिन है, ट्रिटिकम वल्गैरिस है ना। इस तरह की और भी कुछ रेमेडीज हैं। उनका इम्प्रेशन हमारे माइंड के ऊपर बहुत बढ़िया आता है। जब भी वो हमारे सामने होगा ना, तो हमारे अंदर से बात आएगी, अंदर से ये फीलिंग आएगी हमको कि यार कितना नाइस पर्सन है, कितना अफेक्शनेट है, कितना माइल्ड है। आप इसका, पेशेंट का टोन फिर से सुनिए, आपको ये चीजें मिसिंग मिलेंगी। इसलिए देवाशीष सर हैं वो, जो जिनके बारे में मैंने बोला था कि पेशेंट का हाव पल्साटिला का नहीं है। ये बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने ऑब्जर्व किया है और यही स्किल हमने डेवलप करना है कि हमको पेशेंट से बात करके ये फीलिंग आना चाहिए। थैंक यू सर। मैं और फिजिकल लेवल आपने पे तो कह रहा हमारे हूँ। मतलब पेड सेशन भी सर अटेंड किए हैं, तो आप प्लीज उनको फिर से, उन पेशेंट को जो भी आपने किए हैं उनको अ, एक बार फिर से सुनिए कि उनको सुनने के बाद, और ऑलरेडी डिस्क्लोज भी मेडिसिन हो चुकी है, तो प्लीज आप एक सोचने की एक अपने एक्सपीरियंस में इसको लाने की कोशिश कीजिए, फील करने की कोशिश कीजिए कि उनका बोलने का तरीका कैसा है। ये बहुत वाइटल, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप टोटली शब्दों के ऊपर, जो पेशेंट हमको बातें बोलता है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, तो मतलब बहुत कम सक्सेस आपको मिलेगा। जैसा इस केस में अगर ये टोटली रिटर्न में होता, बिल्कुल भी इसका रिकॉर्डिंग नहीं होता, तो बेलाडोना जितने भी हमारे रिस्पेक्टेड मेंबर्स ने बोला है, उसको हम टोटली जस्टिफाइड कर सकते हैं कि हाँ, बेलाडोना ही आना चाहिए ऐसे केस में। लेकिन यहाँ पर अगर हमारा ऑब्जर्वेशन अच्छा है, हमको पता है कि बेलाडोना का टोन कैसा रहता है, उसके फेस का एक्सप्रेशन क्या रहता है, फिर हमको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं हो। सब बेलाडोना होता तो मैंने इतने सारे उल्टे क्वेश्चन पूछे ना, वो एक बार तो जरूर हंसती कहीं ना कहीं। तो एक बार मैंने ऐसा पूछा कि काम क्या यस, करते, उसमें भी हंस देती वो तो। बिल्कुल मैम। बहुत, इतनी जल्दी आपने इस रेमेडी को पकड़ा है, 3 साढ़े 3 सेकंड में। बहुत मतलब आपने जो मेरे को बोला था कि हाँ मैं ऐसा करने वाली हूँ, आप कर रहे हो, सच में ये बहुत सुखद है। और भी मतलब ऐसे ही अच्छे अच्छे केसेस और आपसे हमको देखने को मिलेंगे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं आपके लिए। थैंक यू सर, आपसे सीखने को मिल रहा है सब। नहीं नहीं, हम सभी एक दूसरे से ही सीख रहे हैं।
और IHF फैमिली है, जी तो सर। यहाँ पर सभी बराबर के हिस्सेदार हैं, कोई कम ज्यादा नहीं है। तो डिस्क्लोज करें अभी? ठीक है, तो मैम डिस्क्लोज कीजिए आप। आपका एनालिसिस जो है वो बोलिए, रूब्रिक आपके जो आपने लिए थे वो बोलिए, तो फिर सर आप बाद में हम। क्लोज, जी मैम, क्या बोला आपने? आपने वैसे भी जो 2-3 रूब्रिक बताए उसमें वैसे भी डिस्क्लोज हो ही गया है मेडिसिन तो। जी संजीवनी जी ने जी किया था बेलाडोना की मर्क सोल करके, तो कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। बाकी और पूजा मैम और बहुत सारे लोगों ने भी किया है। तो बेलाडोना के काफी क्लोज चल रही थी ये भी, मर्क दोनों चारों सिम्टम में आ रही थी। तो फिर मैंने देखा कि बेलाडोना का फील मुझे कहीं भी नहीं आया, आ रही थी चार्ट में ऊपर लेकिन फील नहीं था, वो जिसका बोलने का टोन था ना वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था ये बेलाडोना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर मैं फ्रीवलस में गई वापस, बाद मैंने देखा कि ये मर्क तो उससे भी ज्यादा फ्रीवलस होता है, बेलाडोना से भी ज्यादा। 300-400 शुगर होगी तो भी वो मिठाई खाना नहीं छोड़ेगा, बोलेगा कि आपने सामने रखी क्यों, रखी तो मैं खा रहा हूँ, ऐसे करके उसके पास में बहुत सारे रीजन भी होते हैं। तो ये भी मतलब पहले भी जब उसको हुआ है ना कभी भी, तो ट्यूब लगाती थी जो भी इसके हस्बैंड लाके दे रहे थे, और अभी भी इसका हस्बैंड ही ले मतलब इंसिस्ट कर रहा है कि बात कर तू वो डॉक्टर से और परमानेंट क्योर कर, इसको सही से मेडिसिन ले। अभी भी ये खुद अपने मन से नहीं आई है, इसका तो चल रहा था, अब ज्यादा परेशान हुई तब इसके हस्बैंड ने मेरे से बात करवाई है और इसने मेडिसिन लेने के लिए सोचा अब मैं परमानेंट लूँ कुछ। बाकी इसका चल रहा था, और कितनी परेशान लग रही है कि इसका कपड़ा भी टच नहीं हो पा रहा, इतना बर्निंग और इतना उसका लुकोरिया हो रहा था उसको। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सबको, मर्क्स हो रहे ये। मैंने लिया था इसमें फ्रीबुलस, जी एक्स्ट्रा वैलेंस और बिजनेस बिजनेस इनकेपेसिटी, इन तीन से आई थी बेलाडोना और मर्क और कोनियम। तो कोनियम तो थी नहीं, मर्क और बेलाडोना में मुझे करना था, तो बेलाडोना इसका फील्ड बिल्कुल नहीं आया मुझे, तो मर्क से फिर मैंने और लुकोरिया का भी देखा तो उसका पूरा एक्टिड वगैरह रहता है सब कुछ, और फ्रीबुलस बहुत रहता है वो भी, और प्रोसिक्यूटेड डालते तो फिर क्लियर हो गया था मर्क ही था। तो फिर मैंने दोनों देके भेजी थी साथ में इसको, बेलाडोना और मर्क। पर दी स्टार्टिंग मैंने मर्क से की, मुझे पता था ये मर्क ही है, तो वो चौथे दिन की मैंने डाल रखी है उसमें ऑडियो, तो लगभग उसका क्लियर हो गया था। पर वो जो बता रही है ना कि मुझे होता है यूरिन पास करने के बाद में, तो वो जो उसकी जगह छिड़ गई थी ना, वो यूरिन जहाँ पे टच हो रहा है वो बर्निंग रह गई थी, बाकी उसका क्लियर हो गया था पूरा लुकोरिया। और अभी लास्ट वाला जो फॉलो अप है वो 25-26 दिन बाद का है, तो उसने मेडिसिन भी बंद कर दी तभी हो गया था उसका ठीक तो सारा। तो अभी उसको प्रेगनेंसी कंसीव करना है सेकेंड चाइल्ड के लिए। तो बोल रहा है उसका हस्बैंड कि अब मुझे वापस उससे बात करनी है कि उसको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो अब उसका लुकोरिया वगैरह ठीक हो गया है, तो अब मुझे आगे वापस ट्रीटमेंट लेना है उसके लिए। और किसी किसी ने लाइट जी डिजायर भी लिखा है इसमें, तो लाइट डिजायर जो लास्ट में वो पूछ रही है ना ठीक हो जाएगा क्या, वो उसका हस्बैंड बोल रहा है पीछे, उसने कॉपी किया है, उसने खुद से नहीं पूछा है वो। उसका हस्बैंड पीछे से बोल रहा है कि आप ऐसे पूछो कि कितने दिन लेनी पड़ेगी मेडिसिन। और इसमें अगर उसने वो लास्ट में शायद पूछा था कि कुछ परहेज तो नहीं करना पड़ेगा, तो वो मर्द को परहेज करने में भी दिक्कत होती है, गवर्नमेंट रहता है वो बहुत सारा, उसको खाना पीना अच्छा चाहिए होता है। तो शायद हो सकता है वो उसने इस वे में बोला, लेकिन हम क्लियर नहीं ले सकते क्योंकि वो क्लियर नहीं किया था मैंने लास्ट में जाके। पर वो जो लाइट डिजाइन नहीं है वो उसके हस्बैंड पूछवा रहा है, और वो पूछ रही है मेरे से। जी मैम, वेरी नाइस केस। मतलब अगर सर आपने रियलिटी में जो मैं भी इसको, अपनी। हाँ बोलिए मैम। सॉरी टू इंटरप्ट जी सर, जी आपने बोलिए जो बोलिए। बताया कि साइकोडायनामिक ऑफ ल्यूकोरिया की उसको एंग्री है अपने हस्बैंड के ऊपर, यानी मेट के ऊपर एंगर होता है, तो उसका इसकी वजह से वो ल्यूकोरिया रहा। दिस कैन बी द रीजन इसकी वजह से वो कंसीव भी नहीं कर पा रही है, बिकॉज समवेयर वो उसकी जहन में आ रहा है कि मुझे इस इंसान से तकलीफ है, इसलिए वो अपनी बॉडी को वैसे बना रही है कि वो कंसीव नहीं कर पा रही है। दिस कैन हैपन, ऐसे हो सकता है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल वही है मैम। अगर आप मर्कसोल को पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे रूब्रिक ऐसे मिले, है ना। तो मर्कसोल क्या रहता है, खुद भी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रहता है, वो भिड़ता है, वो अनार्किस्ट है, ठीक है, वो किसी रूल एंड रेगुलेशन को नहीं मानता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मर्कसोल ही एकमात्र सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, तो उससे भी ऊपर से एक एक से ऊपर एक लोग पड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसका हस्बैंड उसको डोमिनेट कर रहा है। तो
ये जो लिकोरिया है, जो मैंने साइकोडायनामिक आपके बोला भी था ग्रुप में, वो इसीलिए बोला था। तो एलिमेंट्स फ्रॉम डिस्कोर्स, इसमें मर्कसोल मिलेगा। और बहुत रहता है उसको, इतना रहता है कि मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की जा रही है, मुझे मारने की कोशिश की जा रही है, तो इस लेवल तक का भी रहता है। तो वो एक्चुअली होता क्या है कि पेशेंट हमारी सोसाइटी में कहाँ से, किस सरकमस्टांसेस से उठ के हमारे पास आ रहा है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हम मतलब बहुत वीकर सोसाइटीज में भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर हम ये जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं, ये सब चीजें होती हैं, इनको अगर हम समझते हैं तो हम गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए भी यूज कर सकते हैं, और अमीर से अमीर के लिए, और पावरफुल से पावरफुल व्यक्ति के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो अगर ये मतलब बहुत स्ट्रांग लेवल का बंदा रहता, मतलब कोई मिनिस्टर रहता, कोई इस तरह के रहता, तो इसकी से उस तरह से रहती। लेकिन कन्फ्लिक्ट जो है मर्कसोल का, एक तो ये समझिए कि मरकरी जो है उसका बेसिक नेचर जो है, उसमें मतलब बहुत ज्यादा इनस्टेबिलिटी रहती है, बिल्कुल स्टेबल नहीं रह सकता है मर्कसोल जो है। ठीक है, मरकरी जो है बिल्कुल स्टेबल नहीं रहती है। तो उसी तरह का ये करेक्टर रहता है, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता है। सुबह कुछ कहेगा, शाम को कुछ कहेगा, अगले दिन कुछ और कहेगा, फिर कुछ और कहेगा। तो उस तरह की पर्सनैलिटी रहता है। और टकराता है, ठीक है, टक्कर लेता है, फाइट करता है, ये भी देखने को मिलता है। तो काफी बड़ा रेमेडी है, अलग अलग तरह के शेड आपको दिखेंगे। और कोई भी ऐसा पॉलिटिशियन आप अपने आसपास नजर दौड़ाइए जो खुद को क्लियरली अनार्किस्ट बोलता है, वो सब आपको दिखेगा, सब रूब्रिक दिखेंगे उसमें। तो वो कोई रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है। अगर हम इसमें जाएंगे तो बहुत लंबा आज का डिस्कशन हो जाएगा। इसमें एक रूब्रिक है, चीयरफुल अल्टरनेटिंग विद डिजायर सिंपथी। ठीक है, तो वो एक स्टेट उसका चीयरफुल का रहता है, लेकिन उसके बाद उसको सिंपथी की डिजायर रहती है। तो ये सिंपथी की डिजायर क्यों रहती है? मैं चीयरफुल हूं, मेरी एक स्टेट है, मैं चीयरफुल हूं। तो कोई भी स्टेट हमेशा के लिए तो रहता नहीं है, उसमें बदलाव तो आना है। लेकिन मैं आज चीयरफुल हूं, कल चीयरफुल नहीं रहूंगा, तो लेकिन मेरे को सिंपथी क्यों चाहिए? तो इसी तरह फियर के रूब्रिक देखेंगे, एस्केप अटेम्प्ट्स के रूब्रिक देखेंगे। ठीक है, तो मर्कसोल में आपको ढेर सारे मिलेंगे। तो आप इसको रेट्रो में स्टडी कीजिए तो बड़े अच्छे से समझ आएगा। बाकी जैसे मैम ने बताया, बहुत गवर्नमेंट होता है, डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर होता है। तो इस तरह का भी रहता है, अनार्किस्ट रहता है, रेवोल्यूशन लाना रहता है उसको, कोई रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता है। तो इस तरह का भी होता है। तो अभी प्लीज आप लोगों का कोई क्वेरी है तो बोलिए। सबसे ज्यादा फियर के रूब्रिक्स में है मार्क्सॉल में, जी। तो उतना ही जी सर। डरपोक भी होता है। पहले शेर रहते हैं, बाद में भीगी बिल्ली भी बनता है वो। जी। कोवर्डेज भी है ना, डरता भी है वो। जी बिल्कुल सर। अच्छा केस था, मैं ध्यान नहीं दे पाया सुबह से, लेकिन अभी इसी के जी। एंड में आया। पूरी दुनिया मेरी दुश्मन मर्क्यूरस, पूरी दुनिया वेरी गुड। मेरी दुश्मन, ये यस। मर्क्यूरस का कोड। सर आप एक फिल्म बनाओ इसके ऊपर, गौतम दवे सर, दुनिया मेरी दुश्मन। ये अच्छा टैग दिया है मनोज सर ने और महादिक सर ने, दुनिया मेरी दुश्मन। बहुत ही ठीक बैठता है मर्कसोल पर्सनैलिटी के ऊपर, बराबर है। बहुत ठीक बैठता है। और हिपोक्रेसी में भी है मर्कसोल।
हाँ ना। युद्धखोर भी तो होता है सर आप ना? क्या सर? क्या बोले युद्धखोर सर? किसको कहते हैं? जैसे सद्दाम हुसैन की पर्सनालिटी के बारे में कहीं लिखा गया है, युद्धखोर अरे होता है। सर, सद्दाम हुसैन के बारे में ऐसा बोला जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सद्दाम हुसैन हो सकता है कि मर्क सोल पर्सनैलिटी हो। मेरे को स्टडी करना पड़ेगा, मैंने पहले भी 2-3 दफा सुना है, लेकिन मैं सोल ऑफ रेमेडीज में शंकरन स्टडी। सर लिखे हैं। हाँ, लिखा है सर। लेकिन क्या है कि एक तो सद्दाम हुसैन थोड़ा समझना पड़ेगा। लेकिन जैसे हम इंडिया में रहते हैं, तो अगर हम इंडिया में ही किसी पॉलिटिशियन को या ऐसे किसी रूलर को हम पकड़ें, ठीक है, जिसके मतलब एक्शन ऐसे रहे हैं, और या तो फिर अच्छे से समझ आएगा। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, अगर नाम लूंगा तो वो थोड़ा रॉन्ग वे में भी सोचा जा सकता है। लेकिन हमको हमारी पर्सनल ऑब्लिगेशन जो लाइक डिसलाइक रहते हैं, हमको हमेशा उससे ऊपर उठ के ही सोचना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, आपका पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है, लेकिन अगर आपका पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू मेरे से डिफरेंट है, तो मैं टोटली ही आपको रिजेक्ट कर दूं कि नहीं नहीं, राजेंद्र सर तो बिल्कुल बेकार आदमी है, तो ये गलत बात है। तो वो एक एक पर्सनल जो एक हमारा स्पेस रहता है, उसमें हम सबको एक फ्रीडम सबको देना चाहिए कि हाँ भाई ठीक है, मेरे को ये पसंद नहीं है, आपको ये पसंद है, आप इसको पसंद करते हो, मैं नहीं करता हूँ। लेकिन फिर भी ठीक है, ये आपका पर्सनल चॉइस है, ये इसको यहाँ पर छोड़ के हम बाकी चीजों में एक दूसरे के साथ हेल्दी डिस्कशन करते हैं, हेल्दी वे में एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा हो जाता है कि आप थोड़ा सा भी इस चीज को एक्सपोज करो, तो तुरंत फिर ब्लैक एंड व्हाइट में हमको पेंट किया जाता है, ग्रे एरिया हम देखने का कोशिश नहीं करते हैं। तो मेन तो यही है कि जैसे बेलाडोना आया आप लोगों के माइंड में, ओपियम आया, ठीक है, तो बेलाडोना का बोलने का जो टोन, ओपियम का जो बोलने का टोन, और मर्कसोल का बोलने का टोन, बहुत इसमें डिफरेंस होता है, और यही हमको सीखना है। इसको सीखे बिना हमारा गुजारा नहीं होगा। तो ये हमको समझना है और सीखना है। तो यही समझिए, फिर से इस पेशेंट की रिकॉर्डिंग को सुनिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी आपको दूर दूर तक उसका टोन नेब नहीं दिखाई देगा, वो हल्का फुल्का बेलाडोना जो दिखता है वो नहीं दिखाई देगा। हर केस बेलाडोना का वैसा दिखाई नहीं देगा जैसा हम सोचते हैं, ठीक है। मेरे पेड सेशन में मैंने फॉस्फोरस का केस प्रेजेंट किया था, बच्चे का बिल्कुल कम्युनिकेटिव नहीं था। ऐसा ही मैं बेलाडोना भी प्रेजेंट कर सकता हूँ, जो बिल्कुल भी हंस नहीं रहा है, बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा है, बहुत चुपचाप है। लेकिन हमको समझना है, वो हम तभी समझ सकते हैं अगर हमारा ऑब्जर्वेशन अच्छा है। अगर हमको पता है कि बेलाडोना का पेशेंट कैसे बात करता है, उसका फेस का एक्सप्रेशन क्या रहता है, उसका जेस्चर क्या रहता है, अगर ये हमको पता है, तो हम पेशेंट को जरूर क्रैक कर लेंगे उसकी मेडिसिन को। तो बताइए, किसी का कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है? नहीं तो हम वाइंड अप करते हैं आज के सेशन को। थैंक यू सर। सर बहुत मस्त और सेशन जो हुआ मैं बोल सर। रहा हूँ आपको, बेलाडोना का केस मैं डालूंगा, ठीक है ना। तो अब बिल्कुल, और मैं भी, आप बिलीव नहीं करेंगे, 7 से 8 मिनट का मेरा रिकॉर्डिंग था उस केस में। मेरे को स्टार्टिंग के 6-7 मिनट तक बिल्कुल दूर दूर तक बिल्कुल बेलाडोना नहीं लगा। मेरे को लगा ये सीपिया है, इग्नेशिया है ना। बहुत 37 ईयर ओल्ड पेशेंट था, बहुत ओल्ड लग रहा था वो, ठीक है। चेहरे पे कोई चाम नहीं है, कोई स्माइल नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब लाइवलीनेस बिल्कुल दूर दूर तक नहीं है, ठीक है। मेरे को लग रहा था यार, ये बहुत ज्यादा सीक्रेटिव पेशेंट है, जो अपने दिल की बातें बोलना नहीं चाहता है, मेरे से बात नहीं करना चाहता है, मेरे को बता भी नहीं रहा था वो। तो मेरे को ऐसा फील हो रहा था। लेकिन बिल्कुल
एंड में, केस के एंड में जाके थोड़ा सा मेरे को एक दो सेंटेंस उसने और बोला, तो उसके फेस पे वही एक्सप्रेशन आया। जहां से मैं बेलाडोना को पकड़ता हूँ, तो जो हमारा बेसिक कोर्स, जैसे जिन हमारे मेंबर्स ने अटेंड किया था उनको पता है कि मैं मेरा ऑब्जर्वेशन बोलता हूँ कि यहाँ पर मैं हाइपोथैलेमस को कैसे पकड़ता हूँ, स्ट्रामोनियम को कैसे पकड़ता हूँ, तो उसी तरह बेलाडोना भी है। तो बेलाडोना वो पॉइंट बोलते हुए उसने थोड़ा सा, बिल्कुल हल्का सा अपने फेस के ऊपर वो एक्सप्रेशन लेके आई उसको बोलते हुए। तो क्योंकि मेरे को वो पता है, मेरे ऑब्जर्वेशन में मेरा एक्सपीरियंस का वो पार्ट है, तो मेरे तुरंत माइंड में आ गया कि ये बेलाडोना है। तो फिर मैंने मेरे सीटीक्यू किए और सीटीक्यू में कंफर्म हो गया, जो मैं मोस्टली करता हूँ कि अगर आपको प्रिकॉशन लेना पड़ता है तो आप ले लेते हो या नहीं लेते हो। तो उसने बोला कि नहीं, प्रिकॉशन मैं नहीं ले पाती। फिर मेरा क्वेश्चन था कि अगर आपको गुस्सा आता भी है तो वो कितनी देर रहता है, ज्यादा देर रहता है, कम देर रहता है? तो उसने बोला नहीं, थोड़ी देर ही रहता है। ठीक है। तो इस तरह के मेरे सीटीक्यू जो हैं वो मैंने किए और मैंने दिया। आप बिलीव नहीं करोगे कि जो उसको एंकल्स में पेन था, तो पेन से उसको पल्पिटेशन होती थी, बहुत ज्यादा घबराहट होती थी। तो वो उसने अपनी एंकल्स को दबा के भी देखा, तुरंत 2 डोज देने के बाद फॉलोअप भी लिया मैंने, और उसने मेरे क्लिनिक में वॉकिंग भी किया, करके अच्छे से देखा कि हाँ अभी मेरे को पेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसने बोला कि अभी बिल्कुल नहीं हो रहा है पेन, जो उसका परसिस्टेंटली उसको रहता था। तो ये मैं बार बार जो ऑब्जर्वेशन की आपको बात बोल रहा हूँ वो इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी लेवल पर हम सबको आना है कि ऐसे हमको हर मेडिसिन का ये पता होना चाहिए, उसका वे ऑफ टॉकिंग, उसका स्टाइल क्या है, उसका बैठने का तरीका क्या है, बोलने का तरीका क्या है। जब तक ये हम नहीं समझेंगे तब तक हमारा मतलब लर्निंग स्टार्ट भी नहीं हुआ है, ऐसा मैं आपको बोल सकता हूँ। तो वाइंड अप करें अभी, या किसी का कोई क्वेरी है? हेलो। ठीक है, वाइंड अप करते हैं। तो हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर मनीषा पटेल मैम को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप एक के बाद एक बहुत अच्छे अच्छे केसेस प्रेजेंट कर रहे हैं, और आशा करते हैं कि फ्यूचर में आपकी तरफ से हमको ऐसे ही बहुत बढ़िया बढ़िया केसेस देखने को मिलेंगे, सीखने को मिलेगा। और एक और रिक्वेस्ट जो है कि आगे से आप कैमरा ऑन करके आपकी वीसी करेंगे, ये हम सभी की आपसे रिक्वेस्ट है। तो प्लीज प्रिपेयर रहिए, नेक्स्ट टाइम आपकी तरफ से हम कोई एक्सक्यूज नहीं सुनेंगे, आप कैमरा ऑन करके वीसी करेंगे। सर इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी केस मिल जाएगा। जी जी, कैमरा ऑन केस भी होने में। मिल जाएगा। नहीं नहीं, आप हमारे राहुल सर पार्ट 2 मत बनिए, वो उनके लिए ही रहने देते हैं। आप मैं प्लीज पहले। कैमरा भी ऑन करके प्लीज कीजिए। जी सर, बिल्कुल कोशिश करूंगी, सीख रही हूँ सर आपसे, अभी थोड़ा कॉन्फिडेंट आ रहा है अभी। नहीं नहीं, आप बिल्कुल आएगा। अ, अ, आप कीजिए एक बार, जैसे केस प्रेजेंट किया वैसे ही ये भी ट्राई कीजिए, ये भी हो जाएगा। जी सर हमने अपनी बिल्कुल। तरफ से एफर्ट करना रहता है, बिल्कुल होगा। जी जी बिल्कुल सर। जी। तो वो सच में आपका फर्स्ट प्रेजेंटेशन वही होगा। जी सर बिल्कुल। तो आपने नेक्स्ट टाइम इसके लिए प्रिपेयर रहना है, अभी अभी करना भी है। जी जी बिल्कुल। और बहुत प्यारा केस था, बहुत अच्छा, बहुत नाइसली आपने इस केस को क्रैक किया, बहुत अच्छे से डीडी भी किया आपने, जो क्लोज रेमेडीज थी। और आपका ऑब्जर्वेशन बहुत कमाल का होते जा रहा है, और ये और अच्छा होता जाए। इसी शुभकामना के साथ हम आज की वीसी को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। और जितने भी हमारे रिस्पेक्टेड आईएचएफ फैमिली मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया, हमें ज्वाइन किया, उन सभी का बहुत बहुत आभार।
और जिन्होंने क्रैक किया है उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आप सभी से मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीसी में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जी जी, माय प्लेजर मैम।